एवरीवन, वेलकम इन एडमा क्लासेस। मैं हूं आपका अपना पवन सर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री का अगला लेक्चर, सेकेंड लेक्चर। जैसा कि आपने हमारे फर्स्ट लेक्चर पे देखा था कि उसमें अपन इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री देख रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, साइंस क्या है, साइंस की ब्रांचेस क्या है, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की ब्रांचेस कितनी हो सकती हैं, ये सारी चीज़ों की डिस्कशन हम लोगों ने करी थी। एप्लीकेशंस पार्ट भी कवर किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस लेक्चर के बाद का नेक्स्ट टॉपिक। तो ध्यान रखिएगा, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मैटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो आपका टॉपिक है वो है आपका मैटर। तो दिस इज द मैटर। आपने हेडिंग्स लिख दिया मैटर। आपको फर्स्ट क्वेश्चन जाता है कि मैटर होता क्या है, व्हाट इज मैटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एक पार्टिकुलर क्या हो, वॉल्यूम हो, यानी वो पार्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, जिसका एक क्या हो, पार्टिकुलर शेप हो, और जो कि क्या कर सकता है, जिसका एक अपना मास हो, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, आपकी मैटर कहलाती हैं। और उनको हम अपनी सेंसेस द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब देख के, सुन के, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। जैसे सेंस आर्गन्स आपने देखे, सेंसेस द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, एनीथिंग हैविंग डेफिनिट मास which can occupy a definite space and which can be identified by our senses is called as the matter। मैटर बहुत तरीके से हो सकते हैं। आपको अपने सराउंडिंग्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, जैसे हमने ये मार्कर रखा हुआ है, ये आपका डस्टर रखा हुआ है, ये बोर्ड्स हो गए आपके, ये ट्राईपोड्स रखे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मैटर्स हैं। आपको जो भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जैसे आयरन के बने हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, जितने मेटल्स हैं, जितने नॉन मेटल्स हैं, आपका जैसे हो गया वुड, हो गया आपका प्लास्टिक्स, हो गया रबर, हो गया, ये सब की सब क्या है, आपकी मैटर से ही होती हैं। ठीक है ना। तो मैटर जो है वो आपका क्या होता है, एनीथिंग हैविंग डेफिनिट मास, डेफिनिट वॉल्यूम एंड विच कैन बी आइडेंटिफाइड बाई आर सेंसेस। एग्जाम्पल्स हमने जो आपको बताया, जैसे वुड हो गया आपका, प्लास्टिक्स हो गया, रबर हो गया, ठीक है, आपका ये मार्कर है, ठीक है, ट्राईपोड्स जो हैं, बोर्ड्स हैं, जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं डियर स्टूडेंट्स, वो सबके सब आपके क्या है, मैटर्स हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैटर कोई केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं स्पेशल टाइप के। जो भी चीज़ें आप देख पाते हैं अपनी नेकेड आई से, अपनी आइज से, सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो सबके सब मैटर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गए मैटर्स। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैटर का क्लासिफिकेशन कैसा हो सकता है। तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का टॉपिक आपको डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी आपका हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका मैटर लिखा हुआ है, इस पे अपन क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैटर को अपन बेसिकली 2 टाइप्स से क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, एंड सेकेंड वन इज द केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या हो जाएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन वाला पार्ट में अपन देखते हैं क्या होता है। जैसा नाम इसका है फिजिकल क्लासिफिकेशन, नाम मतलब क्या है, फिजिकल। फिजिकल मतलब होता है मेनली स्टेट्स, कलर, ये सब होते हैं। ठीक है, तो अपन स्टेट्स की बेस पे अपन फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, और इस बेस पे आपके जो मैटर्स होते हैं मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड जो गैसेस होते हैं उनको अपन क्लासिफाइड करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे। ठीक है, सॉलिड के एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे आपका वुड हो गया, ठीक है, आपके जितने भी मेटल्स हो गए हैं मरकरी को छोड़ के, जैसे आपका आयरन हो गया, है ना, कापर हो गए, ये हो गए, स्टोन्स हो गए आपके, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सॉलिड्स हो जाएंगे। हालांकि आपको 12th क्लास में हम बताएंगे जो स्टोन्स होते हैं वो एक्चुअली सुपर कूल्ड लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, लिक्विड्स, और इसकी जो खास प्रॉपर्टी ये है, जैसे अगर देखेंगे तो इनमें जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस होती है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस होती हैं वो क्या होती हैं, या तो नहीं होती हैं या तो होती भी हैं तो बहुत कम होती हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच बहुत मैक्सिमम फोर्स ऑफ प्रोटेक्शंस होता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, और ये मूवमेंट नहीं कर सकते। मूवमेंट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बीच जो इंटर पार्टिकल स्पेस ही प्रेजेंट नहीं है। स्पेस नहीं प्रेजेंट है तो ये मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्टिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिर्फ अपनी मीन पोजीशन पे ये वाइब्रेशंस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गए सॉलिड्स। इनमें जो मेन 2 चीज़ें हैं कि इनका शेप जो होता है वो डेफिनिट होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आप इनमें देखते हैं कि जो वॉल्यूम होता है डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम भी क्या होता है, डेफिनिट ही होता है। ओके,
और दूसरा ये हो गया आपका सॉलिड्स के बारे में, ठीक है। जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस होते हैं वो या तो नेग्लिजिबल होंगे या तो अब्सेंट होंगे या बहुत कम मात्रा में उसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये हो गया सॉलिड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन। अब चलते हैं लिक्विड स्टेज में। लिक्विड में जैसे आपका हो गया H2 यानी वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, C2H5 OH हो गया, है ना, शहद हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी लिक्विड में। यानी जो लिक्विड स्टेट में पाए जा रहे हैं सब्सटेंसेस वो लिक्विड्स कहलाएंगे आपके। जैसे हमने एग्जांपल लिखा, आपका वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, ठीक है। लिक्विड स्टेट्स में क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है थोड़ा सा कंपेरेटिवली सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा सा कम होता है, और जब थोड़ा सा कम होगा तो वो मूवमेंट कर सकते हैं। इसलिए इसमें क्या पाई जाती है डियर स्टूडेंट, फ्लूडिटी पाई जाती है। सॉलिड्स में फ्लूडिटी नहीं पाई जाती है। अगर आप लिक्विड्स में देखिए वाटर को यहाँ पे फ्लो करा देंगे, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बाहर की ओर फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको वैकेंट स्पेसेस दिख रहे हैं इंटर पार्टिकल स्पेसेस होते हैं, और ये आपके जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। इसमें जो शेप होता है मेनली वो क्या होता है, इनडेफिनिट होता है, फिक्स नहीं होता है। जिस भी टाइप का अपन कंटेनर लेते हैं उसी टाइप के कंटेनर का वो शेप जो होता है वो अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। बट इनका जो वॉल्यूम होता है डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनिट होता है। अगर आपने 1 लीटर लिया है तो डियर स्टूडेंट्स वो 1 लीटर ही रहेगा, कम या ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब कि शेप जो होगा वो इनडेफिनिट हो जाएगा और वॉल्यूम जो हो जाएगा वो डेफिनिट हो जाएगा। एग्जांपल्स आपने देख ही लिया जैसे H2O वगैरह। अब बात करते हैं अपन गैसेस की। जैसे जैसे H2 गैस हो गई आपकी, है ना, O2 गैस हो गई ना, ऑक्सीजन हो गया, और जितने भी आइडियल गैसेस हो गई आपकी, ये सारी क्या हो जाएंगी आपकी गैसेस पे हैं। एयर जो होता है आप जानते हैं डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है, उसमें नाइट्रोजन भी होता है, तो आप लिख सकते हैं डिफरेंट टाइप। SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, गैसेस हैं। इंपॉर्टेंट बात इसके लिए गैसियस स्टेट के लिए ये है कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। दैट्स वाई ये बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, और फ्री होते हैं तो बहुत दूर दूर तक हो जाते हैं, और दूर दूर हो जाते हैं तो इनके बीच जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस है ये क्या कहलाता है, इंटर पार्टिकल स्पेसेस। तो इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो वो फ्री मोशन कर सकते हैं, फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, इसलिए इनमें डिफ्यूजन जैसी प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती हैं, ठीक है। अगर इनके शेप और वॉल्यूम की बात करें तो शेप इनका क्या होता है आपका, इनडेफिनिट होता है डियर स्टूडेंट्स, और वॉल्यूम भी इनका क्या होता है, इनडेफिनिट होता है। तो ये थोड़ा सा फिजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर दिया है हमने। ये वॉल्यूम भी क्या होता है, इनडेफिनिट, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप देखते हैं तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में जो सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस आपने क्या किया है, डिस्कस करा है, उसमें से 2 चीज़ें और आप ऐड कर सकते हैं, 3 चीज़ें। जैसे एक आप जानते हैं कि इसमें प्लाज्मा स्टेट भी होती है, तो 4th स्टेट आप कह सकते हैं प्लाज्मा। एक होती है आपकी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है। क्या होती है डियर स्टूडेंट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी होती है। और एक और होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, फर्म आयंस कंडेंसेट भी कहते हैं। तो ये अदर स्टेट्स हैं, बट आपका जो मेन स्टेट है वो केवल कितनी होती हैं आपकी, 3 ही होती हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। 3 स्टेट्स होती हैं आपकी। यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर्स को अपन 3 टाइप से डिवाइड करते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ओके। तो ये हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं आपको, फिजिकल क्लासिफिकेशन में इसको अपन 3 टाइप से डिवाइड करते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। कुछ अदर्स भी होते हैं इसमें, जैसे आपका हमने बताया प्लाज्मा स्टेट होती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होते हैं, और फर्म आयंस कंडेंसेट भी होती हैं, ठीक है। वो मतलब वो अलग से आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैटर मेनली आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस होते हैं। ये स्टेट ऑफ मैटर पे जब आप 5th चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको स्टेट ऑफ मैटर पे ये चीज़ें डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। आप देखिए जैसे सॉलिड्स के एग्जांपल हमने बताया, वुड हो गया, मेटल्स हो गए, मरकरी को छोड़ के, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है, सॉलिड्स है। स्टोन्स मिल गया आपको, प्लास्टिक मिल गया, रबर मिल गया, ठीक है। लिक्विड्स क्या होते हैं आपके, लिक्विड जो होते हैं जैसे आपका H2O हो गया, एथेनॉल हो गया। तो जो भी लिक्विड स्टेट में आपको लिक्विड्स आपको मिल रहे हैं वो सारे के सारे लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। इनका शेप इनडेफिनिट होता है, बट वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनिट होता है, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट्स, गैसेस के बारे में देखते हैं। तो गैसेस में इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। दैट्स वाई उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत दूर दूर तक शिफ्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो फ्लूडिटी के साथ साथ डिफ्यूजन भी शो करते हैं, ज़्यादा डिफ्यूजन शो कर लेते हैं, और शेप और वॉल्यूम दोनों ही इनका क्या हो जाता है, इनडेफिनेट हो जाए। तो इट इज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब अपन चलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो अगर केमिकल क्लासिफिकेशन को कंसीडर करते हैं तो इसमें 2 टाइप्स के आपको मिलेंगे। एक होते हैं आपके चाहे आप इधर लिख लीजिए, मिक्सचर्स पहले अपन कर देते हैं। तो ये हो गया आपके मिक्सचर हो गए, और इधर अपन लिख देते हैं प्योर सब्सटेंसेस। किधर भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिक्सचर्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं आपके होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, और दूसरे टाइप्स के जो होते हैं वो होते हैं कौन से, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। तो 2 टाइप्स के मिक्सचर्स होते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। 2 टाइप्स में क्लासिफिकेशन। होमोजीनियस मिक्सचर को अपन सोल्यूशन भी कहते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 और मोर कंपोनेंट्स का, वो क्या होता है, सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर में जैसे अपन वाटर के साथ शुगर अगर ऐड कर रहे हैं, तो शुगर और वाटर, ध्यान रखिएगा, शुगर और वाटर अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाना पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई ये क्या हो जाएंगे, होमोजीनियस। मतलब जो मिक्स होने के बाद उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएंगे। ठीक है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जैसे अगर स्टोन्स है, स्टोन्स को आप सैंड के साथ मिला देंगे या सॉइल को सैंड के साथ मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका हेट्रोजीनियस। वाटर में भी अगर सैंड आप मिला देते हैं तो सैंड आपको अलग दिखती है, वाटर आपको अलग दिखता है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिंपल तरीके से। तो जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं आपके, उनको अलग अलग अगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वो क्या हो जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। इज इट क्लियर? अब अपन चलते हैं डियर स्टूडेंट्स प्योर सब्सटेंसेस में। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके क्लासिफिकेशन का। तो प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, और ध्यान रखिएगा जितने भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो सबके सब, ध्यान रखिए, वो होमोजीनियस मिक्सचर ही होते हैं। यानी आपके जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं सभी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, और इसमें 2 टाइप्स के होते हैं प्योर सब्सटेंसेस। एक होते हैं आपके एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं आपके कंपाउंड्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स को अपन फर्दर डिवाइड कर देते हैं अपन 3 टाइप्स से, अगर नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, बट एलिमेंट्स का कंप्लीट जो क्लासिफिकेशन होता है वो ये होता है, 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। मेटल्स, ठीक है, और हो जाता है नॉन मेटल्स, और एक होते हैं आपके मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स को आप सेमी मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप्स में एलिमेंट्स होते हैं। मेटल्स, आप पीरियोडिक टेबल अगर देखते हैं तो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड 3 कैटेगराइज करते हैं अपन एलिमेंट्स को। मोलिक्यूल्स को अपन 2 टाइप से क्लासिफाइड कर देते हैं। कौन कौन से डियर स्टूडेंट्स? एक हो जाता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और एक हो जाता है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी 2 टाइप्स के इसके क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, फटाफट से। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो सेम टाइप, सिमिलर टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं, वो आपके होते हैं एलिमेंट्स। यानी उसमें प्रेजेंट जितने भी एटम्स होंगे वो सेम टाइप के होंगे। जैसे अगर कापर एलिमेंट की बात करेंगे तो कापर एलिमेंट एटम ही रहेंगे उसके अंदर। अगर आयरन की बात करेंगे तो सिर्फ इसमें आयरन के एटम अवेलेबल रहेंगे, और ये प्योर मतलब प्योर स्टेट में होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको प्योर सब्सटेंसेस में रखा गया है। ठीक है, अब एलिमेंट्स जो होते हैं 3 टाइप्स हैं, उनको कैटेगराइज कर रहे हैं हमने। जैसे देखा आपने, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो मेटल्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? 11 होता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो 11 होता है तो 2, 8 एंड 1 की कंडीशन में होता है। आगे चलेंगे तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 होता है। यानी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसके, और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज कर देता है। दैट्स वाई इसके इनर सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, और ये स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, तो पॉजिटिव आयंस बना लेते हैं। तो मेटल की टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉनों को वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉनों को वो रिलीज करेंगे तो क्या बनाएंगे, पॉजिटिव आयंस ही बनाएंगे। यानी आप अगर डिफाइन करना चाहें मेटल्स को तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि दोज एलिमेंट्स विच कैन
donate their valence electrons and form the positive ions or cations are called as the metals। जैसे आपको हमने बता ही दिया, सोडियम हो गया आपका, पोटेशियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो ये आपका गोल्ड हो गया, है ना, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, तो ये सब क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल पे देखते हैं तो पूरा का पूरा एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के कुछ हिस्से के एलिमेंट्स जो होते हैं, और पूरा का पूरा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स ही होते हैं, यानी ज़्यादातर आपके मेटल्स ही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन मेटल्स। मेटल्स के जस्ट अपोजिट होते हैं नॉन मेटल, जैसे आपका सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स को डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? तो जैसा आपने मेटल्स को लिखा कि ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, मेटल्स होते हैं। उसी तरह से नॉन मेटल को उल्टा समझिए। नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाते हैं, नेगेटिव आयंस बनाते हैं। एक्चुअली नॉन मेटल्स के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, कभी कभी तो कार्बन में 4 भी हो जाते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ जाता है। तो 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आइडियल गैसेस में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट वो स्टेबल होती है, नहीं आपको फोकस सिर्फ 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स में ही करना है। तो उनमें क्या होता है, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर 6 है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका 7 इलेक्ट्रॉन, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन, हैलोजन फैमिली जो है, उसमें वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे क्लोरीन की अगर बात करते हैं तो 17 एटॉमिक नंबर होता है, 2, 8 एंड 7 की कंडीशन में होता है। इसको 1 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से गेन कर लेता है, और जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, और इसलिए उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, Cl नेगेटिव से। ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, तो O जो होता है वो 2 माइनस पे होता है। आपका जैसे जो आपका फास्फोरस है, तो फास्फोरस जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं, इसलिए फास्फोरस 3 माइनस पे हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने नॉन मेटल जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे उतने उसमें क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो चीज़ें हो गई आपकी किसकी, मेटल्स की हो गई, ये नॉन मेटल्स की हो गई। अब बात कर रहे हैं मेटलॉइड्स की। तो ध्यान रखिए, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स ऐसे होते हैं जिनमें मतलब मेटल की भी प्रॉपर्टी हो और किसकी हो, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी हो, वो क्या कहलाते हैं, आपके मेटलॉइड्स कहलाते हैं। ओके, तो जैसे आपका बोरॉन हो गया, और क्या हो गया आपका जर्मेनियम हो गया, आपका सिलिकॉन हो गया। तो ये जो बोरॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आपका सिलिकॉन हो गया, ये आपके मेटलॉइड्स होते हैं या सेमी मेटल्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गए आपके एलिमेंट्स में जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स हो गए। ठीक है, नॉन मेटल जनरली पी ब्लॉक में ही पाए जाते हैं, बाकी कहीं नहीं पाए जाते हैं, और जो मेटलॉइड्स हैं वो भी पी ब्लॉक में ही पाए जाते हैं, बाकी कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब सिर्फ आपके पास 2 बचे हुए हैं जो आपके कंपाउंड्स वाले में। तो कौन कौन से आपके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बचा हुआ है। तो क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कोई बताएगा, सोच लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा इसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ऑर्गेनिक का शब्द का जो मतलब होता है ऑर्गन। ऑर्गेनिक के नाम के पहले क्या आ रहा है, ऑर्गन आ रहा है, और ऑर्गन किससे मेनली मिलके बना होता है, कार्बन से। यानी आप कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, यानी जिन कंपाउंड्स में कार्बन होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, वो क्या होते हैं, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल्स हैं CH4, आपका C2H6 हो गया, ये मीथेन हो गया, ईथेन हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी C2H4 जो है, C2H5OH है आपका एथेनॉल जो है। यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और जो आखिरी आपका बच रहा है कौन सा, ये लास्ट वाला, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन लेस होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फिर से सुन लीजिए, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन लेस होते हैं। तो कार्बन लेस कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इज इट क्लियर? जैसे आपके HNO3 हो गया जो नाइट्रिक एसिड आप कहते हैं, ठीक है, आपका H2O हो गया स्वयं, ठीक है, और आप और सारे लिख सकते हैं जिसमें कार्बन नहीं होता, जैसे MgCO3 हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो डियर स्टूडेंट, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें आपका कार्बन नहीं होता। यहाँ पे CO3 का मतलब कार्बन से नहीं है, यहाँ पे कार्बोनेट आयन से है, जो क्या होता है, आयनिक कंपाउंड ही बनाता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड से पूरा डिटेल से। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम ओवरव्यूज लिखते हैं
तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई एक पार्टिकुलर स्पेस, है ना, जो ऑक्यूपाई स्पेस करता है, एक डेफिनिट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जिसका एक पार्टिकुलर क्या होगा, मास होगा, और जिसको अपन अपनी सेंसेस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये क्या होता है? आपका मैटर होता है। ठीक है, अब मैटर के क्लासिफिकेशन पे देखते हैं, तो उसमें 2 टाइप से अपन क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है और एक क्या होता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में मेनली 3 ही होते हैं आपके, सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं और गैसेस होते हैं। सॉलिड्स जैसे आपका वुड हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, स्टोन्स हो गया। ठीक है, लिक्विड्स में जैसे आपका H2O हो गया, ठीक है, एथेनॉल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, और गैसियस स्टेट में जैसे H2 हाइड्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, मीथेन हो गया, ये सारे आपके गैसेस में आ जाएंगे। बात करते हैं इनके इंटर पार्टिकल स्पेसेस में। सॉलिड्स में जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस होते हैं वो बहुत मैक्सिमम होते हैं, जिससे इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम हो जाते हैं, और जब बहुत कम हो जाते हैं तो वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। कॉम्पैक्ट हो जाते हैं नहीं, पास आ जाते हैं। मोलिक्यूल्स उनके जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, बहुत पास हो जाते हैं। जब बहुत पास हो जाएंगे तो उनका जो शेप और वॉल्यूम होता है वो डेफिनिट हो जाता है, वो मूवमेंट नहीं शो कर सकते। यानी जो सॉलिड्स के पार्टिकल होते हैं मूवमेंट शो नहीं कर सकते, हाँ अपनी मीन पोजीशन पे वो वाइब्रेशन शो कर सकते हैं, मोलिकुलर वाइब्रेशन होता है सॉलिड्स पे। ठीक है, अगर लिक्विड्स की बात करें तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एवरेज होता है, मतलब सॉलिड से कम होता है, बट गैसेस से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से इंटर पार्टिकल स्पेसेस प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई दे कैन मूव फ्रीली, बट थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनमें, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा दूर दूर तो होते हैं, बट इतने भी नहीं होते हैं कि उसमें फ्लूडिटी ना रहे। तो इसकी वजह से इसमें फ्लूडिटी होती है, यानी बहने का इसमें गुण होता है। ठीक है, और इसका जो शेप होता है वो इनडेफिनिट होता है, क्योंकि लिक्विड है, कोई पार्टिकुलर शेप नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम डेफिनिट होता है, और वॉल्यूम जो है वो आपका जैसे 1 लीटर लिया है तो 1 लीटर पे ही रहेगा, वो 2 लीटर या कोई दूसरे लीटर्स पे चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है, और गैसेस के बारे में कहें तो इंटर पार्टिकल जो फोर्स होता है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, और इसी की वजह से शेप और वॉल्यूम दोनों ही इनडेफिनिट हो जाते हैं, फिक्स नहीं होते हैं आपके। ठीक है, तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल में फिर से चलते हैं, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हम 2 टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक जो होता है आपका मिक्सचर होता है, और एक जो होता है वो होता है आपका प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो मिक्सचर जो होते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को अपन सोल्यूशन भी कहते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जब 2 कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स मिला दिए जाए, कंपोनेंट्स मिला दिए जाए, तो वो जब मिक्सचर बनाएगा तो उसमें अलग अलग आइडेंटिफाई अपन ना कर पाए कंपोनेंट्स के, तब वो होमोजीनियस होता है। ठीक है, जैसे अगर वाटर में आप शुगर मिलाते हैं, शुगर प्लस वाटर या सॉल्ट प्लस वाटर लेते हैं, तो सॉल्ट अगर आपने वाटर में मिलाया तो वाटर और सॉल्ट को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो होमोजीनियस हो जाता है। ठीक है, हेट्रोजीनियस जैसे वाटर है उसमें सैंड मिला दीजिए, या आप सॉइल में सैंड मिला दीजिए, तो उनको अलग अलग अपन क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, पहचान सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो एक्चुअली होमोजीनियस ही होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ही होते हैं। अब इसमें 2 टाइप्स के होते हैं प्योर सब्सटेंसेस, एक होते हैं एलिमेंट और एक होते हैं कि आपके कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स को अपन क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जो सिमिलर टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं वो आपके एलिमेंट्स होते हैं। और एलिमेंट्स 3 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो ये मेटल्स होंगे, या तो नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल भी नहीं होंगे तो ये मेटोलाइट्स होंगे, है ना। तो मेटोलाइट्स बहुत कम है हमारी पीरियोडिक टेबल में। अगर मेटल्स की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयंस बनाते हैं। और जो मेटोलाइट्स होते हैं वो मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड्स होते हैं आपके 2 टाइप्स के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, तो जिसमें कार्बन होता है ऐसे कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एग्जांपल्स लिखे हैं हमने, जैसे CH4 हो गया, C2H6 हो गया, अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, फिनोल हो गया। तो ये बहुत सारे कंपाउंड्स आपके जिसमें कार्बन होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें कार्बन नहीं होता है। यानी जो लास्ट वाला आपका इनऑर्गेनिक है, तो कार्बन लेस जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन नहीं होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसे आपका HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया। ठीक है, आपका ये सब सारे क्या हो जाएंगे, आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज मैटर का पूरा कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन, पूरा क्लासिफिकेशन विद डिफिनीशन विद एग्जांपल्स।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये टॉपिक अपन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली लाइव क्लासेस पे जो कल होने वाली हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारे अगले लेक्चर को आप तभी पा पाएंगे जब आप हमारे यूट्यूब चैनल एडमा क्लासेस को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो ध्यान रखिए, जिन स्टूडेंट्स ने अभी हमारी एडमा क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, साथ में शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ और अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि हमारी जो लेटेस्ट अपकमिंग अपडेट्स हैं, हमारी वीडियोस हैं, वो आप तक लगातार पहुंचती रहें। ठीक है, तो बाकी आपके बहुत सारे त्यौहार भी आ रहे हैं, अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा अभी बहुत जल्दी। ठीक है, तो आप सभी को आने वाले सभी त्योहारों के लिए शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।